राम जी ने ही आया है, वो 22 को आया, मेरा रिजल्ट 23 को वो लेकर के आए, तो समझ लीजिए उनको तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकती। पूरी लेसन है आज के जो यंग जनरेशन है कि पहली बार जिस काम के लिए आपको भेजा जा रहा है पहले उस काम को करिए, उसके बाद आपके लिए और भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता से ऊपर सर कोई नहीं होता है आज के टाइम पे। नहीं हुआ, एक आध बार इनके जो पार्टनर थी उनके साथ इनका थोड़ा सा नहीं बनता था, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम छोड़ के चले आओ, लेकिन इतना भरोसा था कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही लाइन पे जाएगा और कोई गलती नहीं करेगा, मेरा सर कभी नीचा नहीं करेगा, इसलिए हमको पूरा भरोसा कोई था। चीज़ थी, बल्कि मुझे तो मेरे घर वालों को बोलना पड़ता था कि मत पढ़ो इस तरीके से कि अब बेटा बहुत हो गया, अब उठ जाओ, पढ़ना बंद करो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अभी हमारे साथ निधि शुक्ला हैं जो यूपी पीसीएस में 8वीं रैंक हासिल की है। पिता की मौत के बाद भी इन्होंने हौसला नहीं हारा और लगातार मेहनत करती रहीं। एक लड़की होने के नाते तमाम कठिनाई आई, उन कठिनाइयों का इन्होंने डट कर सामना किया। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। निधि जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। आपने कैसा लग रहा है कि वर्षों की तपस्या रही होगी? जी सर, अभी तो समझिए विश्वास करने में वक्त लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है, घर वाले बहुत खुश हैं, मेरी तपस्या सफल हुई इतने सालों की, तो बहुत ही खुशी हो रही है सर। जी। पिताजी नहीं रहे, पिताजी का निधन कब होता है, कैसे? सर 2014 में पिताजी की डेथ हुई थी, जब मैं सिर्फ मतलब 9वीं पास करके 10वीं में एंटर ही करी थी, तो पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। और उस टाइम पे सर मतलब मेरा था कि उसके बाद वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी नहीं अवेलेबल थे 10th के बाद। फिर मैंने अपनी 11th और 12th और आगे की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, फिर उसके लिए सर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दादा और दादी जी का घर तो मेरा यहीं पर है, लेकिन पापा जी की वहाँ पे नौकरी थी, तो फिर हम सब वहीं पे थे बचपन से। फिर जब पापा ही नहीं रहे तो फिर हम सब इधर आ गए सर। जी। एक सपना पिताजी के जाने के बाद आपने कक्षा 9वीं में जब पढ़ाई कर रही थी, एकदम से लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सारा सपना जो है धरा का धरा रह गया, एकदम से लगा होगा। जी बिल्कुल सर, और समझ लीजिए जैसा लग रहा था छत ही हट गई सर के ऊपर से। मम्मी की अलग हालत, हम 3 बहनें ही थी, तीनों बहनों में मैं सबसे छोटी, दोनों दीदी थी, तो सारी चीज़ें संभालना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। फिर उसमें एक इतने बड़े सपने को साकार करना समझ लीजिए कि बहुत मुसीबत का काम था। और ऊपर से हम छत्तीसगढ़ जैसे कि बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको किलोमीटर तक जाना पड़ता था। तो वो सारी कठिनाइयों को देखते हुए सर मुझे लगता है कि आज मेरी मेहनत सफल हुई है, और कहीं ना कहीं जहाँ भी मेरे पापा होंगे वो देख के बड़े खुश होंगे कि आज मैंने उनका नाम रोशन किया है सर। आपने कब ठाना था कि हमें यूपी पीसीएस या अधिकारी ही बनना है? आपने कब ठाना था? ये किस क्लास की बात रही होगी कि आपके मन माया होगा कि मुझे अधिकारी बनना है? जी सर, ये एक्चुअल में हुआ क्या था कि 2-3 चीज़ें इसके डिसाइडिंग फैक्टर थे। एक तो था कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस था, तो चूंकि मैं अदर जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल MBA हो गया या अदर जो BBA कोर्सेज हैं, उनमें हम एनरोल नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा थी। इवन हम नीट वगैरह भी ट्राई नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। तो दिक्कत ये थी कि सर मेरे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, और दूसरा मेरे पिताजी का सपना, उन्होंने कहा था कि बेटा कुछ ऐसा करना कि मेरा नाम हमेशा फ़ख्र से ऊँचा हो जाए। तो बस उसी को मतलब एक दिमाग में वो चढ़ गई थी चीज़ कि अब पापा का नाम तो ऊपर ले जाना ही ले जाना है। तो दोनों दीदियाँ तो बहुत फाइनेंशियल उसके वजह से पढ़ बहुत अच्छे से नहीं पाई उन्होंने भी, लेकिन वो सरकारी नौकरी में ही है दोनों। लेकिन आज जैसे मैंने ये किया है तो पूरे परिवार का सपोर्ट है। आसपास जो दोस्त थे, मेरा एक दोस्त है चेतन जोशी सर, उसने बहुत मदद की मेरी पढ़ाई में हर तरीके से। तो सर वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली हेल्प करी, और सर आज ये रिज़ल्ट है सर। इस रिजल्ट के पीछे बहुत सारी मेहनत रही होगी, बहुत सारी कठिन तपस्याएं आपको करनी। क्या कभी आपको लगा कि आप तैयारी कर रही हो? क्योंकि 9वीं क्लास से ही आपके पिताजी का जो छाया था वो चला गया कि मम्मी के साथ आपको बिताना पड़ रहा था। तो कभी अचानक से लगा कि 9वीं क्लास के बाद जब आप बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि अभी नहीं कर पाऊंगी, मेरा सपना टूट गया है? जी
सर एक तो सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि ड्रीम मेरे कुछ और थे और सोसाइटी कुछ और करने को बोल रही थी। मुझे करना था कि ये IAS PCS की, तो लोग कहते थे बेटा दिल्ली बहुत दूर है, ये सब तुमसे नहीं होगा, चीज़ें बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये हमेशा डीमोटिवेट करती थी। लेकिन मेरी फैमिली में दीदी हैं, मेरी बीच वाली दीदी ने मुझे मोटिवेट किया कि बिट्टू जो चीज़ें उसके लिए डायरी राइटिंग शुरू करो। तो जब से मैंने फिर डायरी राइटिंग शुरू करी तो मैंने अपने सारे इमोशंस को उस डायरी में लिखना शुरू करा। धीरे 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 जो सोसाइटल प्रेशर था वो बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत कम हो गया। और मम्मी का, दीदी का, जिया जी का सपोर्ट इतना ज़्यादा हेल्पिंग था। मेरे बीच वाले दीदी हैं, छत्तीसगढ़ में रहती हैं वो, और बीच वाले जिया जी हैं, उन सब ने मतलब कलेक्टिवली इतना हेल्प किया सर कि कभी ये कमी नहीं हुई कि मुझे कोई चीज़ की बहुत दिक्कत है सर। कभी भी हुआ तो हाँ हम हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो एक ढांढस बंधाना समय समय पर, क्योंकि सर लास्ट ईयर भी मेरा हुआ नहीं था फाइनल रिजल्ट। तो वो सारी कठिनाइयाँ, मुसीबतें, दिमागी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं एक प्रिपरेशन के फेज़ में। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें रोकती थी जब आप पढ़ाई कर? सर रोकती तो मेरे को ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ थी, बल्कि मुझे तो मेरे घर वालों को बोलना पड़ता था कि मत पढ़ो मत पढ़ो, इस तरीके से कि अब बेटा बहुत हो गया, बुढ़ जाओ, पढ़ना बंद करो। तो सर पढ़ने में तो मैंने कभी भी कोई कमी रखी ही नहीं। और सर जब मैं दिल्ली में रहती थी तो 2-4 चीज़ें थी, जैसे फाइनेंशियली थोड़ा कभी सफ़र करना पड़ता था, लेकिन आज सर सारी तपस्या सफल हुई समझिए। और अगर मैं अपने स्ट्रगल की भी बात करूं तो सर एक बहुत अच्छा किस्सा मैं बताना चाहूँगी कि मुझसे कहा गया था कि NCERT की सारी बुक्स पढ़ लो, मतलब जो 6th 7th 8th की हैं और 11th 12th की। एक मेरे भैया थे, अभिषेक भैया, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी इसमें। अब मेरे पास वो बुक्स थी नहीं, मैंने छत्तीसगढ़ से एक बैग में बुक भरी और वहाँ से मैंने अपने, मतलब होता है कि अपने उस टाइम पे मतलब 10th क्लास की बच्ची के पास कितना ही ताकत रहेगा या कितना ही वो कर सकती है, कि वो मैंने सारी बुक्स भरी बैग में और उठा करके फिर मैं यहाँ पे अयोध्या लेकर के आई कि अब मुझे पढ़ना है। और वो इतनी हैवी थी कि वो मेरे पूरे कंधे में दर्द करवा दी थी, क्योंकि वहाँ से जहाँ से मुझे एक जगह से दूसरी जगह आना था वो पूरा बस का सफ़र था और बस में पैर पे रखना पड़ा, फिर उठा करके आपको जाना आना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें जो मोमेंट्स है सर, वो अभी भी मैं रिकॉल करती हूँ तो बहुत मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। तो वो सारा स्ट्रगल का जो फेस था सर, वो मुश्किल तो था, लेकिन अब तो सब सही है भगवान की दया से। तो मम्मी जी क्या रिएक्शन होता था जब आप दिल्ली जाती थी या अदर जगह जाती थी पढ़ाई करने? तो मम्मी को घबराहट भी होती? जी बिल्कुल सर। एक तो मतलब लड़की होने के नाते सोशल सिक्योरिटी की बहुत दिक्कत होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स। दूसरा, लेकिन मम्मी ने कभी मेरे को कुछ थोपा नहीं, मम्मी ने कि बेटा तुमको यही करना है, तुम यही करो। मैंने जब कहा मम्मी से कि मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, चाहे पैसे से हो, चाहे किसी दोस्त के साथ रूम लेना हो या रूम छोड़ना हो। तो मम्मी ने कहा बेटा तुमको जो सही लगता है तुम वो करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो सर मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है इन सारी चीज़ों में। मम्मी का आपके एक विश्वास रहा है? बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर उनका विश्वास नहीं होता तो, क्योंकि आपको ही पता है कि अब लोग कहते हैं कितने साल हो गए, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कर रही हैं दिल्ली में, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। अटेम्प्ट था आपका ये? जी सर, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और 3rd अटेम्प्ट था सर। 3rd सॉरी, हाँ सर यही था जी। मम्मी जी, आप एक बेटी को जब आप भेज रही थी तो बहुत फाइनेंशियल भी दिक्कत आई होगी? पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनके पापा जब चले गए दुनिया से तो बहुत पैसा मिला हमको। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अकेले भेजने में थोड़ा डर तो लगता ही था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अकेले आना जाना सब कुछ। लेकिन इतना भरोसा था कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही लाइन पे जाएगा और कोई गलती नहीं करेगा, मेरा सर कभी नीचा नहीं करेगा, इसलिए हमको पूरा भरोसा था। और आज हमारा सर गर्व से ऊंचा है। अच्छा, जब ये पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, दिल्ली जा रही थी, अदर जगह जा रही थी, तो आपको हैरानी भी होती होगी, बहुत परेशानी भी होती, मेरी बेटी अकेली रहेगी? कभी इन्होंने फ़ोन करके कोई अपनी परेशानी रोई है कि मम्मी मैं ये परेशान हूँ, मुझे ये दिक्कत है, तो आप बोलती हो कि मत पढ़ो, चली आओ वापस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक आध बार इनके जो पार्टनर थी उनके साथ इनका थोड़ा सा नहीं बनता था, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम छोड़ के चले आओ। हमने यही कहते थे कि तुम दूसरा रूम देख लो, रहो, लेकिन पढ़ाई अपना जारी रखो और तुम जिस मुकाम के लिए चल दिए हो उसको हासिल करके ही अपना विराम करो। तो आपने मतलब कि समाज का जो ताना बाना इसको कभी आड़े आते नहीं? नहीं, कभी नहीं। हमारे 3 बेटियां हैं, तीनों आज भगवान की दया से सरकारी नौकरी में,
और कभी हम किसी को पढ़ाई के ऊपर रोके ही नहीं। यहाँ तक कि बड़ी वाली बेटी हमारी अंबिकापुर होली क्लास में पढ़ती थी, उसके पापा अपना ATM उसको दे दिए थे। इतना भरोसा बच्चों पे हम किए, इतना भरोसा किया। अब आज हमारे बच्चे उस भरोसे की इतनी लाज रखे कि हम क्या बताएं आपसे। माँ बाप भरोसा करते हैं, ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी। जब कभी आप पर माँ बाप भरोसा करे तो उनके भरोसे को आप कभी तोड़ना नहीं तो कोई माँ बाप आप पर भरोसा करना छोड़ देगा। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी लेसन है आज के जो यंग जनरेशन है कि पहली बार जिस काम के लिए आपको भेजा जा रहा है पहले उस काम को करिए, उसके बाद आपके लिए और भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता से ऊपर सर कोई नहीं होता है आज के टाइम पे। सर उनका बहुत बड़ा कहने में बड़ी आसान सी चीज़ें लगती है कि मैं गई वहाँ पे पढ़ी, मैं रही, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसके हालात देखकर पता चल जाते हैं उस पर गुजरी क्या होगी। जी सर बिल्कुल, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक तो आपको दोस्त कैसे मिल रहे हैं, उनका क्या आप पे प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ सर उसके पढ़ाई का अलग टेंशन रहता है, फिर आपका खाने पीने की जी दिक्कतें होती हैं, पूरे दिन का रूटीन आपको ठीक करना होता है, हेल्थ आपकी कभी ठीक रहती है कभी नहीं ठीक रहती है। तो तैयारी करना, जैसे लोग कहते हैं कि आप तैयारी करने का हो, लेकिन उसके पीछे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा अफेक्ट करेंगे। कहीं कभी आपकी फैमिली में कोई बीमार होगा, कभी आप खुद बीमार रहोगे, कभी किसी का ताने बाने सुनना हो, कभी आपको रूम का रेंट वाला ही आके 4 बात सुना के चला जाएगा। तो सर ये सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में, जैसे पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनका बच्चा जा रहा है तो उनको आप मोरल सपोर्ट दीजिए। आप, मैं मानती हूँ कि आप उनको पढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर उनको एक मोरल सपोर्ट जो चाहिए, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत अपने साइड से नहीं होने देना चाहिए। आज के मोस्टली पेरेंट्स क्या है कि तुम्हारा हो नहीं रहा है बेटा, जल्दी करके आओ, जल्दी करके आओ, तो वो जल्दबाजी में रहेंगे तो ना तो वो अपने लिए अच्छा करें ना अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं। और सर इसी एक चक्रव्यूह की तरह होता है, फिर बच्चे क्या होते हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि जल्दी उनसे होता नहीं है और ये एग्ज़ाम टाइम लेता ही लेता है। चलते चलते एक लास्ट सवाल लेंगे आपको, जो एप्लीकेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या सजेशन, किस तरह से पढ़ाई करें, तैयारी करें? देखिए मेरे को तो जो लगा, जैसे अभी लास्ट ईयर ही जो ये वाला मैंने मेंस दिया था उसमें ही पेपर 5-6 इंक्लूड हुआ था, जो न्यू पेपर है यूपी के मेंस में। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने लास्ट 3-4 साल से मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ा, और सडनली जब ऑप्शनल चेंज हुआ और पेपर 5-6 इंक्लूड हुआ, तो 2.5 महीने में आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर गेन करना, ये इतना बड़ा चैलेंज था कि मेरे लिए समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक चीज़ अपनाई, वो था रिवीजन। आपके पास सड़ा से सड़ा मटेरियल है, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी कोचिंग का नहीं है, आपके पास बहुत एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, आप ट्रस्ट करिए अपने रिसोर्सेज पे। आप रिसोर्सेज पर ट्रस्ट करेंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। आप 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 30 बार पढ़िए। अगर आपको मैं अभी अपनी बुक दिखाऊँ जो कि अभी यहाँ तो है नहीं, दिल्ली में है, तो वो बुक बिल्कुल फटने की कगार पे है, क्योंकि मैंने इतने अपडेटेड उसके एडिशंस है, मैंने कभी कोई अपडेटेड एडिशन नहीं लिया। जो मैं पढ़ी थी पहली बार उसी को मैंने 10 बार पढ़ना जारी रखा। तो पहली चीज़ है रिविज़न। आप रिविज़न करिए, अपने रिसोर्सेज पर ट्रस्ट करिए, एनसीईआरटीज़ को कभी भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो एक बेसिक फाउंडेशन बनाती हैं, तो उस पर हमेशा ट्रस्ट करिए। और चौथी चीज़ें कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जैसे कि अभी तक मेरा कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अकाउंट नहीं है। आज के टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करी, बेसिकली जो यंग पॉपुलेशन है, तो अभी तक मैंने उस पर कोई अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करेगी नॉलेज देने से। तो 2-3 चीज़ें हैं कि आप अपने आप को संयमित रखिए। अच्छी भी होती हैं चीज़ें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको उसका सदुपयोग पता होना चाहिए। अच्छा, इस बार जो एप्लीकेंट थे, जो जिन्होंने क्लियर किया है इंटरव्यू को, इसमें कुछ लोगों से ये सवाल रामलला से थे, नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से थी, मालदीव को लेकर के आपसे भी कुछ इस तरह के सवाल थे क्या? सर एक्चुअल में ना, जैसे ही उनको पता चला कि मेरी बहुत यंग एज है, जैसे अभी मैंने जस्ट 23 कंप्लीट करके 24 ईयर्स की मैं हुई हूँ, तो जो कि बोर्ड के मेंबर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, कॉर्डियल बहुत नेचर था, और उनकी एज काफ़ी होती है, तो उन्होंने बहुत ही मतलब सॉफ्टली मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने किसी भी तरीके के हार्श क्वेश्चन नहीं पूछे, फंसाने की कोशिश नहीं करी। और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री में था, सोशियोलॉजी और इंग्लिश थे, तो इन 3 पे ही उनके क्वेश्चन ज़्यादा टिके थे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम थे। जबकि मुझे लगा था कि मैं अयोध्या से हूँ तो शायद मुझसे राम जी के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाएं, लेकिन उसका मतलब काफ़ी कम उन्होंने पूछा। तो सर मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ही था कि मुझे उलझाया सर लोगों ने कम, और बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत। चलते चलते राम जी के लिए, रामलला के लिए और माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? राम जी ने ही आया है, वो 22 को आया, मेरा रिजल्ट 23 को वो लेकर के आए, तो समझ लीजिए उनको तो मैं कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकती। और एक माँ जिसने जन्म दिया है उसका एहसान है, उसने मुझे इतना बड़ा किया कि आज मैं इस लायक हूँ। तो सर दोनों का ही जीवन में इतना अमूल्य रोल है कि उसको शब्दों में मैं नहीं बता सकती। बस ये है कि भगवान मम्मी को ठीक रखें और वो हमेशा मेरे लिए उनकी जो श्रद्धा है वो बनी रहे। जी
मम्मी जब आपको नहीं देखती किस तरह से परेशान होती हैं? कुछ एक शब्द में। मम्मी को तो मैंने मतलब मम्मी जैसे बहुत जल्दी परेशान होने वाले में से हैं, तो इनको मैं आधी चीज़ें बताती ही नहीं थी। कभी बीमार हुई कुछ हुई तो मैं अपनी बड़ी दीदी से ज़्यादा शेयर करती थी, क्योंकि वो इन चीज़ों को थोड़ा नॉर्मली हैंडल कर लेती थी। मम्मी तुरंत परेशान हो जाती थी। तो समझिए कि मेरी एक मेंटल गार्जियन जो रही हैं वो दीदी रही हैं, जैसे उनसे मैं सारी चीज़ें शेयर कर लेती थी। मम्मी से नॉर्मल बात होती थी कि इनको कोई टेंशन ना हो, भगवान ये सही रहें, बस मेरा तो चलता रहता था। तो ये मतलब थी यहाँ चीज़ें। तो देख सकते हैं किस तरह से बधाई देने वालों का लगातार यहाँ पे निधि जी के घर पे तांता लगा हुआ है और लगातार लोग बधाई देने आ रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।